हेलो बच्चों, वेलकम टू द नीट 2027 सीरीज। मैं आपको पढ़ा रही थी इसमें सेल, और आज हम बात करने वाले हैं सेल के स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? सेल के स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मैं बात कर रही हूँ साइटोस्केलेटन की। किसकी? साइटोस्केलेटन की। ठीक है बेटा, साइटोस्केलेटन, जिसमें मैं आपको प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट्स पढ़ाऊंगी। इसके अलावा हम सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, जो भी इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड पोर्शन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन से, फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सीलिया और फ्लैजिला। चलिए, साइटोस्केलेटन देखो बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो भी सेल का। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। यहाँ साइटो मतलब जो है वो क्या है? सेल। और सेल का किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल के स्केलेटन की बात कर रहे हैं। हमारा भी तो स्केलेटल सिस्टम है ना, हमारा भी तो स्केलेटल सिस्टम है, बोन से मिलके बना है। क्या हो, इमेजिन करो जरा, बिल्कुल यही बॉडी है लेकिन इसमें स्केलेटल सिस्टम नहीं है, बोन्स नहीं है। बॉडी का स्केलेटल सिस्टम निकाल के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया तो क्या होगा? क्या मैं खड़ी रह पाऊंगी? नहीं। यानी कि जो भी मुझे शेप है बॉडी की, मेरी मतलब किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो क्या वो अपनी शेप में मेंटेन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो बॉडी के शेप के लिए जैसे बोन्स का स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है, सिमिलरली सेल को भी उसके शेप में स्ट्रेच करके रखने के लिए सेल के पास भी अपना स्केलेटल सिस्टम होता है, जो मिलकर बना होता है बेटा प्रोटीन के फिलामेंट से। किससे? प्रोटीन के फिलामेंट से। बड़े पतले पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, जो मिलके बनाते हैं, टुगेदर दे फॉर्म साइटोस्केलेटल सिस्टम। अब देखो, ये जो साइटोस्केलेटल सिस्टम है ना, इसके बारे में पहले मैं एक पॉइंट यही लिख देती हूँ कि ये है क्या। मतलब मैं साइटोस्केलेटल सिस्टम किसके बारे में कहना चाह रही हूँ? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स। ठीक है, प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स, प्रोटीन के फिलामेंट्स से मिलके बना होता है। बड़े फाइन फिलामेंट होते हैं, बड़े फाइन फिलामेंट्स होते हैं, बड़े पतले पतले फिलामेंट्स होते हैं, फाइन प्रोटीनेसियस फिलामेंट से मिलके बना है। अच्छा, साइटोस्केलेटन अभी नाम से समझ में आ रहा है कि सेल का शेप मेंटेन करेगा। चलो लिख ही देती हूँ, पहले यही लिख देती हूँ कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट प्रोवाइड्स या मेंटेन्स या रेगुलेट्स, जो आपको सही लगे वर्ड, जिसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन्स या रेगुलेट्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, पहला पॉइंट, शेप ऑफ सेल। इट प्रोवाइड्स शेप या मेंटेन्स शेप ऑफ सेल या रेगुलेट्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, शेप ऑफ सेल या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। सेल में जो मूवमेंट आता है ना, मोटाइल जो सेल है, सीलिया, फ्लैजिला भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लैजिला के अंदर भी क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसे साइटोस्केलेटन से रिलेटेड है अभी बात करने वाले। इतना तो समझ में आएगा कि ये क्या है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स हैं बेटा, है ना। मोटिलिटी, इसके अलावा बेटा अगर मैं बात कर रही हूँ मेंटेन कर रहा है सेल के शेप को, सेल को अपनी शेप में मेंटेन करके रख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी तो दे ही रहा है ना। जैसे हमारा जो बोन का सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, वो बॉडी में उसकी शेप मेंटेन कर रहा है, इसके साथ साथ हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी तो दे रहा है। तो सिमिलरली सेल का भी जो स्केलेटल सिस्टम है वो शेप तो मेंटेन करेगा ही, इसके अलावा और क्या करेगा? प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई, ये बेसिक बात हो गई किसकी? स्केलेटल सिस्टम की। ये स्केलेटल सिस्टम है कहाँ? कहीं अलग है क्या? सेल से बाहर है क्या? ऑब्वियसली नॉट। कहाँ होगा मैम? ये तो सेल के अंदर ही होगा ना। हाँ, तो बेटा लिख लो कि कहाँ प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। यही कीवर्ड्स हैं जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। साइटोस्केलेटल सिस्टम सेल का कहाँ मिल रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। देखो, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते समय तुम्हें बताया भी था कि मैट्रिक्स मतलब एकदम तुम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मत पहुंच जाना। मैट्रिक्स एक कॉमन वर्ड है, प्लाज्म, मैट्रिक्स, ये फ्लूइड के लिए यूज होते हैं, जनरल वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो साइटोस्केलेटन में बेटा ये जो प्रोटीन के फिलामेंट्स है ना, इनको हम डायमीटर, कंपोजिशन और उनके नेचर के आधार पर तीन ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड मैक्रोफिलामेंट। जैसे कि तुम्हें नाम से समझ में आओगे मैम, माइक्रो, मैक्रो, इंटरमीडिएट अगर आप बोल रही हो तो जरूर डायमीटर तो इंक्लूड है ही।
ठीक है। जो मैक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, उन्हें बेटा हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह देते हैं, एंड वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से सेंट्रियोल, उन्हीं से सेंट्रोसोम, उन्हीं से सीलिया, उन्हीं से फ्लैजिला मिलके बना होता है, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है ऐसे तो, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोटीनेसियस फिलामेंट है ना, इनके बारे में आप यहाँ एक वर्ड लिख लीजिए कि ये प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स जो है ना, ये कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, ठीक है, 3 टाइप के हैं। मैं अगली स्लाइड में लिख देती हूँ, इतना नोट हो गया आपका? इतना नोट हो गया? अगली स्लाइड में लिख देती हूँ कि ये जो प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स है ना, ये जो प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स हैं, किसके प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स? प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। अच्छा, ये जो साइटोस्केलेटन है बेटा, ये मैं प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं पढ़ा रही हूँ, ये किसका पढ़ा रही हूँ? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल का, है ना, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में फिर बेटा प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, उस प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई ट्यूबुलिन मतलब प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स नहीं होते शेप को रेगुलेट करने के लिए, वहां सेल वॉल शेप मेंटेन कर पाती है। इसके अलावा सेल वॉल के अलावा जो साइटोप्लाज्म, तो उनका साइज बहुत छोटा है। दूसरा, उनमें जो अदर प्रोटीन्स हैं, है ना, जो अदर क्रिस्टल्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेप के लिए, वहां साइटोस्केलेटल सिस्टम अलग से नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल का पढ़ा रही हूँ। और ये जो साइटोस्केलेटल सिस्टम है, इसके जो प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स हैं, ये कितने टाइप के हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप के हैं। बेसिस क्या है उसका? बेसिस बेटा अलग अलग है, डायमीटर भी एक रीजन है, एक फैक्टर है, सॉरी, डायमीटर भी है, इसके अलावा उनकी कंपोजिशन भी है और नेचर भी है, ठीक है, कंपोजिशन एंड उनका नेचर। इन सब के आधार पर इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट, सबसे छोटे होते हैं बेटा माइक्रोफिलामेंट्स। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एंड लास्ट वन इज मैक्रोफिलामेंट्स, मैक्रोफिलामेंट्स। और ये जो मैक्रो वाले हैं ना, इनका दूसरा नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा पॉपुलर है, वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो ध्यान देना, फिलामेंट शब्द अगर यूज करोगे तो वर्ड यूज हो रहा है मैक्रो, और जब ट्यूब्यूल्स के साथ मिला के बोल रहे हो तो बोल रहे हो माइक्रो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कह लो या मैक्रोफिलामेंट्स कह लो, और ये है माइक्रोफिलामेंट, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो माइक्रो फिलामेंट्स है, इनका स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, इनका स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, ठीक है। इनका इंटरमीडिएट डायमीटर होता है, इंटरमीडिएट डायमीटर होगा, और ये वाले जो होते हैं ये होंगे विद लार्जेस्ट डायमीटर, ये होंगे विद लार्जेस्ट डायमीटर बेटा, ठीक है। अब तीनों के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो अगली स्लाइड में मैंने तीनों को लिखा हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ज्यादा डिटेल में तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं की, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। लेकिन हाँ, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की भी बात करेंगे। मैं पहले क्या करती हूँ, इन्हीं से स्टार्टिंग कर देती हूँ। मैक्रो को क्योंकि डिटेल में पढ़ाना है तो इसको तीसरे नंबर पर पढ़ाऊंगी। सपोज मैंने सबसे पहले लिखा माइक्रोफिलामेंट्स, है ना, सबसे पहले पॉइंट में लिख रही हूँ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। बेटा ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया पीछे भी कि इनका डायमीटर कैसा होता है, स्मॉलेस्ट, है ना, तो ये डायमीटर में कैसे होंगे, स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, लगभग 6 नैनोमीटर होता है। बहुत जरूरी नहीं है आपको डायमीटर याद रखना, अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट आपको नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट, आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, 6 नैनोमीटर के आसपास डायमीटर होता है। ये जो होते हैं ये बेटा ना, ये होते हैं सॉलिड, सॉलिड होते हैं, हॉलो नहीं होंगे, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं, यही इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। सॉलिड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं, एंड मेड अप ऑफ एक्टिन, नाम सुने ना इनके, याद आ गए आपको ये प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, याद आ गई होंगी सबको, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। मैम मसल कोऑर्डिनेशन, यस बिल्कुल ठीक बेटा, मसल कोऑर्डिनेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ये जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है, इसी से आप याद रख सकते हो कि इसका नेचर भी कैसा है, कॉन्ट्रैक्टाइल, और ये हॉलो कैसे हैं,
सॉलिड है, ठीक है। ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये तो लिख ही सकते हो, है ना, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन तो अपन लिख ही सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसके अलावा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अलावा यू कैन राइट कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फरो फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के समय, या अमीबा में जो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, उन सब के लिए, है ना। तो जैसे स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, या यू कैन राइट एनिमल सेल जैसे सेल फरो मेथड से डिवाइड करती है ना, तो सेल फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब आप ऐसे समझ के चलो बेटा, ऐसे समझ के चलो, जहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़े, है ना, सिकुड़ने की जरूरत पड़े अंदर की तरफ, है ना, वही कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? आपके माइक्रोफिलामेंट्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे नीचे अरेंज होते हैं, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, अपने को बस यही याद रखना है कि इनमें कौन सी प्रोटीन है, इनका नेचर कैसा है, इनका डायमीटर कैसा है, दैट्स ऑल, बस इतना ही याद रखना है मेन तो, ठीक है। अब दूसरे फिलामेंट्स की बात करते हैं। दूसरे जो फिलामेंट हैं, मैं लास्ट में इनको पढ़ा देती हूँ पहले, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में भी पहली बात तो यही पता है कि ये जो फिलामेंट्स हैं, इनका डायमीटर थोड़ा सा माइक्रो वाले से तो ज्यादा होगा और मैक्रो वाले से कम होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है बेटा। तो इनका डायमीटर कैसा होगा? इंटरमीडिएट डायमीटर, इंटरमीडिएट डायमीटर होता है लगभग 8 to 12 नैनोमीटर। मैं बार बार कह रही हूं, नहीं याद रहेगा चलेगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये सॉलिड होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होंगे। ये कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं बेटा, है ना, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ विमेंटिन काइंड ऑफ प्रोटीन्स, विमेंटिन प्रोटीन, है ना। और दे हेल्प इन स्कैफोल्डिंग ऑफ क्रोमेटिन। स्कैफोल्डिंग ऑफ क्रोमेटिन क्या होता है बेटा? आप 12th क्लास में आप पढ़ते हो, जो ड्रॉपर के बच्चे उन्होंने एक बार पढ़ रखा है, जो 11th के हैं उनको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्या होता है, जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए जब पैक होता है ना बेटा, तो इतना लंबा डीएनए उसको क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जब हम पैक करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी सुपर फोल्डिंग्स भी होती हैं। तो एक बार आपने एक हिस्टोन ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में पैक कर लिया, फिर न्यूक्लियोसोम्स की पैकेजिंग कर ली अलग अलग तरीके से, एंड देन उसको क्या करते हैं, उसकी सुपर फोल्डिंग होती है। तो वो जो सुपर फोल्डिंग ऑफ क्रोमैटिन है ना, उसे स्कैफोल्डिंग वर्ड दिया जाता है। तो ये बेसिकली किस में हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प्स इन, जिनको टफ लग रहा है याद रखना, वो सुपर फोल्डिंग ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, स्कैफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या यू कैन राइट क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है बेटा, क्रोमैटिन भी आप लिख सकते हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात हो गई बेटा माइक्रो और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है इनके बारे में। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है। थोड़ा सा माइक्रोट्यूब्यूल्स को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम बहुत आसानी से क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं, अगली स्लाइड में ऐड कर रही हूँ, ये शायद आपका नोट हो गया होगा, डन। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं, हेडिंग डालेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चे, हेडिंग डालेंगे, थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, मैक्रोफिलामेंट भी कह रहे हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं इन डायमीटर, लार्जेस्ट इन डायमीटर। देखो बेटा, इनका ओवरऑल जो रहता है ना थिकनेस, है ना, ओवरऑल विड्थ जो रहती है वो लगभग 25 नैनोमीटर रहती है। और क्योंकि ये हॉलो होते हैं, तो इनका अगर इंटरनल डायमीटर की मैं बात करूं तो लगभग 15 नैनोमीटर रहता है, इंटरनल डायमीटर। क्योंकि ये हॉलो होते हैं, अंदर के डायमीटर की मैं बात करूं तो 15 नैनोमीटर रहता है, ठीक है। अगेन बोल रही हूँ, नहीं याद रहेगी वैल्यू चलेगा। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये अगेन हॉलो होते हैं इंटरमीडिएट की तरह, एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सिर्फ एक ही है, माइक्रोफिलामेंट्स, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इनमें नहीं होता, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर मेड अप ऑफ
ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ये किससे मिलके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने। अब देखो क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा इनका ना अरेंजमेंट समझो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इन्हीं से मिलके बनेंगे सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, सब कुछ इन्हीं से मिलके बनने वाला है। ठीक है, एक बात तो ये समझो। अब पहले माइक्रोट्यूब्यूल खुद कैसे होते हैं, मतलब आप पढ़ोगे कि सेंट्रियोल के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ट्रिपलेट्स होते हैं, सीलिया फ्लैजिला के अंदर मैं आपको बताऊंगी डबलेट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंगलेट क्या है, डबलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये सब चीजें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का प्रॉपर कंपोजिशन क्या है। एनसीईआरटी में प्रॉपर डिटेल में माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन आप समझ लोगे 1 मिनट का एफर्ट डाल के, तो आपके लिए आगे का कंसेप्ट बहुत ईजी कर देगा। ठीक है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, ऐसे समझ के चलो कि मैं एक माइक्रोट्यूब्यूल का आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ या कंपोजिशन पढ़ा रही हूँ, बस 2 ही मिनट लगेंगे, लेकिन इससे आपकी बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जिन बच्चों को लग रहा है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो बिल्कुल छोड़ दो, स्किप कर दो। ठीक है, जिनको लग रहा है कि नहीं 1 मिनट का एफर्ट डाल सकता हूँ, वो देख लो। कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखो मैंने अभी आपको बोला बेटा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये किससे मिलके बने हैं बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन 2 टाइप की हो सकती है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, ट्यूबुलिन अलग अलग टाइप की होती है और हम पढ़ते भी हैं, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, है ना। तो सपोज मैंने एक व्हाइट कलर के मार्कर से मैंने बना लिया और एक बना दिया सपोज ग्रीन कलर के मार्कर से। एक को मैं कह रही हूं अल्फा ट्यूबुलिन, दिस इज अल्फा ट्यूबुलिन, और इसको मैं कह रही हूं सपोज बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है बेटा, ऐसे। तो क्या होता है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के जो मोनोमर्स हैं, एक एक सिंगल यूनिट्स हैं, ये पॉलीमराइज हो जाती हैं, ये पॉलीमराइज हो जाती हैं, और इनके पॉलीमराइजेशन से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। एग्री? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अंदर अंदर लाइंस भी ड्रॉ कर लो इस टाइप का। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना पॉलीमराइजेशन से, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन से जो स्ट्रक्चर बना, इसे मैं एक नाम दे रही हूं, दिस फिलामेंट इज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट। ठीक है बेटा, इसको मैं क्या कह दे रही हूं? प्रोटोफिलामेंट। अब समझना, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन के मोनोमर्स थे, उनके मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन हुआ, वो पॉलीमराइज किए, उनके पॉलीमराइजेशन से क्या बन गया? प्रोटोफिलामेंट्स बन गए। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, पॉलीमराइजेशन हुआ यहाँ पर, और पॉलीमराइजेशन से प्रोटोफिलामेंट बन गया। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट, कितने? 13। ठीक है बेटा, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर के बनाते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, क्या बना रहे हैं? एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे मैं बना दे रही हूं बेटा, अभी एकदम समझ में आ जाएगा आपको। मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे हैं, हॉलो हैं, है ना, इसीलिए इसको इस टाइप का शेप दिया है। अब इसमें क्या है देखो, समझना, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सपोज मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया, ऐसे मैं इधर भी लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। सपोज मैंने 7 तो व्हाइट कलर के बना दिए और 6 बना देती हूँ मैं ग्रीन कलर से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से सिमिलर 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ऐसे। तो ये बन गए बेटा क्या? ये हैं प्रोटोफिलामेंट्स। समझ पाया आप में से? आपकी समझ में आया बेटा क्या क्या समझा रहे हैं ये सब? बेटा ये तो ट्रांसवर्स व्यू है, ये तो कैसा व्यू है? ट्रांसवर्स। एक्चुअल में तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लो, मैं आपको इस तरीके का एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ ये 3 पेन है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये 3 पेन है, तो ये ऐसे 13 पेन अरेंज हैं, 13,
कितने 13 ऐसे सर्कल में लाइक दिस ऐसे है ना, गोले में गोले ऐसे में प्रेजेंट है सर्कल के फॉर्म में। अब मैं सिर्फ जब इसको ऐसे कट करके देख रही हूँ या ऐसे आपको दिखाऊं तो आपको सिर्फ ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, राइट? ये पोर्शन, ये जो पीछे के ट्यूब्स हैं ये नहीं दिखाई दे रहे, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही सिचुएशन है कि इनको ऐसे अरेंज किया हुआ है लाइक दिस। ऐसे कितने अरेंज हैं? 13। मतलब ये ऐसे अरेंज हैं बेटा अंदर अंदर पूरे पूरे लॉन्ग। तो एक्चुअल में यहाँ 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। ये जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स है ना, ये इस तरीके से अरेंज होकर बना रहा है एक माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर? अच्छा, इसके लिए ना कैल्शियम आयन एंड जीटीपी इज रिक्वायर्ड। याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे चलेगा। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है इसको मैं सिंगल है तो इसलिए कह देती हूँ सिंगलेट। ये डबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब जैसे सपोज मैंने कहा कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ऐसे 2 प्रेजेंट है तो डबलेट, 3 है तो ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब एक फिंगर अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है तो 2 फिंगर अगर ऐसे अटैच हैं, वन इज सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये है सिंगलेट। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, ये किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। यहां मैं लिख देती हूँ नोट करके, यहां मैं नोट करके लिख देती हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलिए अगली स्लाइड पर लिख देती हूँ बेटा, ये आप अच्छे से नोट कर लो, मैं कोई हौच पौच नहीं करते अपन। नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देती हूँ। डन, इसको आप नोट कर लो। यही है बस कंपोजिशन या पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, बस इतना ही एफर्ट डालना था आपको। यही एक्स्ट्रा टाइम है जो मैं आपसे मांग रही थी। मैंने आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। वो ट्यूबुलिन 2 टाइप की प्रोटीन है, अल्फा और बीटा। पहले उसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वो एक लॉन्ग प्रोटोफिलामेंट बना रही है, फिर ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट इस तरीके से अरेंज होके क्या बना रहे हैं? एक माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, इस माइक्रोट्यूब्यूल में इस माइक्रोट्यूब्यूल में ये वाली जो विड्थ है ना, ये दिस इज 25 नैनोमीटर, दिस इज 25 नैनोमीटर जो मैंने ऊपर मेंशन किया है। और ये जो इंटरनल डायमीटर है ना बेटा, ये है 15 नैनोमीटर। ठीक है, ये है 15 नैनोमीटर। अब आगे समझ में? अगली स्लाइड ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन बी प्रेजेंट in the form of singlet, doublet और की जगह एंड लिख लो, एंड इन ट्रिपलेट फॉर्म्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स। सिंगलेट मतलब एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है लाइक दिस, डबलेट मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं लाइक दिस, और ट्रिपलेट मतलब कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बेटा? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं लाइक दिस। ठीक है, ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। डन, ये हो गए सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। अच्छा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स एम्प्टीज लिख दिया बेटा मैंने शायद शॉर्ट में, कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, दे हेल्प्स इन, ये इंडिविजुअली किस किस में मदद करते हैं? हेल्प्स इन मोटिलिटी। कैसे? बाई फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल एपेरेटस। ठीक है, और नेक्स्ट लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। बेसल बॉडी याद है, कहां पढ़ते हो? फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में बेस वाला पार्ट था ना, मैंने पढ़ाया था। तो ये बात हो गई माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो बेटा हमारा साइटोस्केलेटन यहाँ कंप्लीट हुआ। देखो हमारे जो आज की क्लास थी ना, उसका पार्ट क्या था कि हम पहले साइटोस्केलेटन पढ़ने वाले थे, फिर सेंट्रियोल, फिर साइटोसोम। तो साइटोस्केलेटन का हमने जनरल इंट्रो देखा कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको 3 टाइप के फिलामेंट से मिलकर बना है। तीनों फिलामेंट्स की हमने एक एक करके बात की, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मैंने आपको कंपोजिशन बता दिया। अब बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमने कंपोजिशन पढ़ लिया। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये सीलिया फ्लैजिला बना रहे हैं, ये सेल डिवीजन में मदद कर रहे हैं। कैसे? यही बनाएंगे सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स की हेल्प से। और यही मदद कर रहे हैं किसमें? बेसल बॉडी के फॉर्मेशन। तो बस उसी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। देखो बेटा,
सेंट्रियोल सेंट्रोसोम पहली बात तो कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्या प्लांट सेल्स में मिलेंगे? नहीं, कुछ लोअर एल्गी में मिल जाते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये पाए जाते हैं किसमें? एनिमल सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी कहाँ? एनिमल सेल में। और इनका काम क्या है? सेल डिवीजन, ये सबको पता है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन यहाँ बच्चों के माइंड में आता है कि मैम फिर प्लांट्स में कैसे होता है सेल डिवीजन? बेटा प्लांट्स में क्या होता है कि जो काम सेंट्रियोल्स कर रहे हैं ना, वहीं पर पोलर रीजन्स में कुछ कुछ कलेक्शंस बनते हैं प्रोटीन के, जिन्हें पोलर कैप्स भी कह दिया जाता है कुछ प्लांट्स में। जो काम सेंट्रियोल्स कर रहे हैं कि वहां से स्पिंडल फाइबर अराइज हो रहे हैं, सेम फंक्शन वहां प्रोटीन के जो हब जैसे बनते हैं, जिन्हें पोलर कैप्स भी कह दिया जाता है, वहां से स्पिंडल एपरेटस अराइज होता है। या यू कैन से कि वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन रीजन होता है, एमटीओआर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं, एमटीओआर्स होते हैं, मतलब वहां प्रॉपर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं होता, वो रीजन्स हैं, वो एपरेटस नहीं, मतलब एक प्रोटीन के रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कह रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, वो या पोलर कैप कई बार नाम दे देते हैं उनको, उनसे स्पिंडल एपरेटस अराइज होता है। क्लियर? और लोअर जो एल्गीज वगैरह होती है उनमें समटाइम्स सेंट्रियोल्स रिपोर्टेड भी होते हैं, बट हाँ, हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो पहले तो आप यही पॉइंट लिख लीजिए कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम जो है ना, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स they helps in cell division में मदद करेंगे कैसे? by forming spindle apparatus, ठीक है? और जिसकी वजह से क्या होता है? स्पिंडल एपरेटस क्या करता है? स्पिंडल एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाफेसिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना? या यू कैन राइट मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज एनाफेसिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जिनको समझ में आ गया है बच्चे, मैं कहूंगी उनको प्रायोरिटी दूंगी कि वो लिखो एनाफेसिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में डायरेक्ट एनाफेसिक मूवमेंट ही लिखा होता है। जो अभी पहली बार सेल पढ़ रहे हैं वो नहीं भी लिखेंगे अभी तो चलेगा, ठीक है? आप थोड़ी देर में समझ जाओगे कि एनाफेसिक मूवमेंट क्या है, तो मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ा दूंगी, तो फिर आपके लिए वो चीज कवर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट बात कि ये किस में पाए जा रहे हैं? दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है? मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, एनिमल सेल्स एंड इन सम लोअर एल्गी। ध्यान देना, लोअर एल्गी लिखा है मैंने, प्लांट। दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है? हायर प्लांट्स में स्पिंडल एपरेटस बनाने का काम कौन कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन, एमटीओआर्स, ठीक है? ये जो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम है ना, पहले आप बेसिक सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का अंतर समझिए, फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो क्या होता है बेटा, एक सेंट्रोसोम में ना 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। आ गई बात समझ में? और वो दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर मैनर में अरेंज होंगे। तो one centrosome is made up of 2 centrioles, and these centrioles are arranged in perpendicular manner, and these 2 centrioles, pair of centriole which are arranged in perpendicular manner, are surrounded by some amorphous fluid, some amorphous cytoplasmic material that is called pericentriolar fluid, or you can say kinoplasm. This is centriole, this is centrosome. क्लियर? बस यही है। अब मैं बना के समझाती हूँ डायग्राम से विद डेफिनेशन। देखो क्या होता है, आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, यही हेडिंग चल रही है हमारी। आप चाहो तो इसमें एक थोड़ा स्पेस है तो मैं लिख देती हूँ कि एक सेंट्रोसोम में वन सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स, ठीक है? एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स, ठीक है? और ये अरेंज्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। दे आर अरेंज्ड, नॉट पैरेलल, सॉरी, अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है बेटा? हाँ जी, डायग्राम बनाऊं अगली स्लाइड में।
बस ये जगह खाली थी तो मैंने इसे यूटिलाइज कर लिया कि एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। देखो हेडिंग वही चल रही है बच्चे हमारी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। क्या होता है आप ऐसे समझ के चलो, मैं पूरी सेल के साथ आपको समझाती हूँ। सपोज मैंने बनाया कि ये सेल है, ठीक है, दिस इज सेल। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज साइटोप्लाज्म, है ना, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सपोज यहां सेंटर में कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख ही दिया, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ही पास में क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में 2 इस टाइप के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस। थोड़ा और न्यूक्लियस के पास बना देती हूँ, हियर, इस टाइप के। तो बेटा अब तुम समझ गए होंगे ये क्या है, ये क्या है, 2 सेंट्रियोल्स हैं जो परपेंडिकुलर मैनर में अरेंज है। अच्छा मैंने और क्या कहा कि दे आर सराउंडेड बाय डेंस एमॉर्फस मटेरियल, दे आर आल्सो सराउंडेड बाय डेंस एमॉर्फस मटेरियल। यहां प्रेजेंट है एक एमॉर्फस मटेरियल लाइक दिस, ऐसे, जिसे मैं काइनोप्लाज्म या पेरिसेंट्रियोलर फ्लूइड कह दे रही हूं, ये है। अच्छा ये जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है ना, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स हैं, ये लिख लो, ये कैसे स्ट्रक्चर है, दे आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली ना, राइबोसोम्स की तरह ये भी कैसे है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन नहीं है इनके राउंड, क्योंकि प्रोटीन से ही मिलके बने ना। अच्छा अब मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूँ। ये जो 2 मैंने बनाए हैं, दीज 2 स्ट्रक्चर्स, इनको मैं क्या कह रही हूं, 2 सेंट्रियोल्स, जो कैसे अरेंज हैं बेटा, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं। मैं परपेंडिकुलर अरेंजमेंट नहीं लिख रही हूँ, 2 सेंट्रियोल्स हैं, जिन्हें अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स भी लिख सकते हो, जिन्हें हम कह देते हैं डिप्लोजोम, ठीक है। और इनके अराउंड ये जो फ्लूइड है ना, दिस डेंस, ये वर्ड याद रखने हैं, एकदम हाईलाइट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंस एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फ्लूइड भी लिख सकते हो, फ्लूइड मटेरियल, ऐसे लिख लो। ध्यान देना 2 शब्द इसमें मेनली यूज हुए हैं, एक वर्ड तो है डेंस, गाढ़ा है, दूसरा कैसा है, एमॉर्फस फ्लूइड है, ठीक है। और सेंट्रियोल्स के अराउंड है, इसलिए कह दिया पेरीसेंट्रियोलर, पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। This dense amorphous pericentriolar fluid is also known as kynoplasm. This is also known as kynoplasm. इसको हम काइनोप्लाज्म भी कह सकते हैं, पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड भी कह सकते हो, काइनोप्लाज्म भी कह सकते हैं, क्लियर। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। जहां से क्या अराइज होते हैं, This give rise स्पिंडल apparatus, यहीं से निकलेगा क्या, स्पिंडल apparatus, जिससे, या यू कैन राइट हेल्प्स इन सेल डिवीजन या क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आई बात समझ में बेटा। तो ये जो, अच्छा ये इतनी सारी बातें लिखी हैं तो ये भी लिख दूं, ये कैसे अरेंज है, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड, परपेंडिकुलरली ठीक है, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड। ये कंप्लीट हुआ सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। अब देखो तुम एक बात देख पा रहे हो बेटा, कि मैं ये कहना चाह रही हूं कि एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल है, 2, क्लियर, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल है, 2। तो क्या मैं एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अगर पढ़ लूंगी, एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ लूंगी, तो क्या मैं सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर नहीं समझ सकती, समझ सकती हूँ भाई। एक, जैसे मैं अभी पेन से आपको समझा रही थी कि मेरे पास एक पेन ये है, एक पेन ये है, अगर ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है तो ये क्या कहला रहा है, मैं कोई जादू नहीं कर रही हूँ, इसमें मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज
सेंट्रोजोम। बस इसके अराउंड क्या है, एमोर्फस फ्लूइड, जो मैं हवा में नहीं दिखा सकती आपको। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेंट्रोजोम है बेटा, और ये सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल। तो मैं अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ जाऊंगी तो इसको भी समझ ही सकती हूँ। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। अब हेडिंग डालेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर समझेंगे और वहीं से सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर? इतना ये वाला डायग्राम बना लो, क्योंकि ये आ जाएगा समझ में तो फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। देखो हेडिंग डालेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, अब सेंट्रियोल का समझा रही हूं तो सेंट्रोजोम का भी समझ ही जाओगे। देखो ये जो ट्रांसफर सेक्शन सेंट्रियोल है ना, ये जो सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोजोम्स हैं, अब समझ जाना दोनों सेम बात नहीं है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम, दो सेंट्रियोल मिलके बनाएंगे। दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, किससे मिलके बने बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स से। और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स हैविंग कैसा अरेंजमेंट होता है, किसको याद है, किसको याद है, 9+0 अरेंजमेंट। मुझे उम्मीद है सबको याद होगा, जिन्हें याद नहीं है उनकी गलती है। क्यों नहीं याद, सबको याद होना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी बात है, 9+0 अरेंजमेंट। लेकिन फिर भी जिनको याद नहीं वो घबराओ मत कि मैम ऐसा क्या है जो हमें क्यों नहीं पता था। अब रट जाएगा और धीरे धीरे आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन। कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+0। अब क्या है 9, क्या है 0, समझो। देखो 9 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एट पेरीफेरी, और 0 वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एट सेंटर। मतलब इतनी बात तो समझ में आ रही है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं, यहाँ पर सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। और ये जो 9 है ना, वो 9 क्या है, देखो इसको ना मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा सेंटर में, ताकि मैं आपको थ्योरी अच्छे से समझा पाऊं। देखो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर शोइंग कैसा अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, 9+0, 9+0 अरेंजमेंट है ना बेटा। 9 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, 9 का मतलब है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ, बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स को ना मैं शॉर्ट में एमटीज लिख रही हूं, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एट पेरीफेरी या पेरीफेरी, या यू कैन राइट 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। और 0 मतलब क्या है, नो माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर, नो माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। ये है इस 9+0 अरेंजमेंट का मतलब। अब देखो ये 0 अरेंजमेंट है ना, ये किस किस में प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मैं आपको यही कर दे रही हूँ, 1 मिनट के लिए आपको एक शब्द समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ये किस किस में पाया जाता है, 9+0 अरेंजमेंट फाउंड इन मैम सेंट्रियोल में। अब मैम सेंट्रियोल में मिल रहा है तो सेंट्रोजोम में भी मिलेगा, यस। इसके अलावा बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला। देखो बेटा बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला जो होती है ना, बेसल बॉडी तो आप समझते हो, जो पार्ट ऑफ फ्लैजिला जो कहाँ एम्बेडेड है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे हुक जुड़ा है, फिलामेंट निकल रहा है। तो वो जो बेसल बॉडी है ना, उस बेसल बॉडी का भी स्ट्रक्चर किससे मिलके बना होता है, सेंट्रियोल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला आप चाहो तो कहीं पर भी लिख सकते हो, नोट करके कहीं पर भी लिख सकते हो कि बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो उसके अंदर भी कैसा अरेंजमेंट मिलने वाला है, 9+0 अरेंजमेंट। दीज ऑल आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट
PYQs, ठीक है, आप सॉल्व करो। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट लिखवा रही हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सब PYQ हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल अब हम देखने जा रहे हैं। बस इतनी थ्योरी आपको जाननी थी इसमें, बाकी डायग्राम से समझाऊंगी कि अगर मैं सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन देखती हूँ तो मुझे क्या दिखाई देने वाला है। उसके अंदर 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें 9 क्या है, 9 ट्रिपलेट्स जुड़े हैं पेरीफेरी पर। अब आपको समझ में आया कि मैंने 1 मिनट का टाइम क्यों मांगा था, कि ट्रिपलेट क्या है, डबलेट क्या है। अभी मैंने आपको समझाया ना, ट्रिपलेट्स इस टाइप के, ये है सिंगलेट, ये है डबलेट और ये क्या है, ट्रिपलेट। तो ऐसे 9, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 9 ट्रिपलेट्स अरेंज होंगे। ठीक है, बना के देखते हैं। देखो बना के देखते हैं। मैं ना एक डॉट डॉट इसलिए बना ले रही हूं ताकि मेरा यूनिफॉर्म सर्कल बने। आप भी अगर ऐसे बनाओगे तो आपके लिए भी इजी होगा। अब मैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 हो गए, 4 5 6 7 7 8 और ये हो गया बेटा 9। ठीक है, बस थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में आ गए और कोई बात नहीं थी। अब मैं ये जो मैंने एक्स्ट्रा पर्पल डॉट बनाई है ना, इनको मिटा दूं। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, बस इनकी मैंने हेल्प ली थी सर्कल बनाने के उससे। ये जो मैंने बनाए हैं ना, ये ट्रिपलेट्स हैं। ये एक क्या है, दिस वन इज ट्रिपलेट, दिस इज ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब मैं क्या, अब इसे 3 देखो, आपको ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हो ना, तो आपको गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में पीछे 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इनको हम लिख सकते हैं ABC, है ना, ABC इनके अंदर। तो ये ABC, ABC, ABC। ध्यान देना, अगर मैं A सेंटर में लिख रही हूँ तो ऑलवेज A सेंटर में ही लिखूंगी। आप चाहो तो ए को बाहर की तरफ लिख सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट एक ही साइड लिखेंगे बेटा, है ना, ABC। तो मैंने ए अंदर की तरफ लिखा है, सी बाहर की तरफ, ABC, राइट। अच्छा, ये तो 9 ट्रिपलेट्स हो गए पेरीफेरी पर। अब क्या होगा, सेंटर में कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है मतलब बिल्कुल खाली भी नहीं है। यहां पर एक प्रोटीन का हब होता है, दिस इज सेंट्रल प्रोटीन हब, दिस इज सेंट्रल प्रोटीन हब, प्रोटीनेशियस हब। ठीक है, जो कहां प्लेस्ड है, सेंट्रली प्लेस्ड है। ठीक है बेटा, सेंट्रली प्लेस्ड है। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये जो ट्रिपलेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से अरेंज होते हैं सीए लिंकर प्रोटीन से, सी ए 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 सी ए। क्लियर? इसीलिए मैं कह रही थी ए अगर अंदर लिख रहे हो तो ऑलवेज अंदर ही लिखना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो ओवरऑल एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन के आना है, दैट इज कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, रथ के पहिए जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये कुछ कुछ दिखाई देगा। और ये जो ए है या ये जो ट्रिपलेट है ना, ये सेंटर में भी जुड़े होते हैं रेडियल स्पोक्स के थ्रू, लाइक दिस। इस प्रोटीनेशियस हब से ये भी जुड़े होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है ना कुछ रथ के पहिए जैसा स्ट्रक्चर। ये क्या है, दिस इज इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, जो बेसिकली क्या है, सीए लिंकर प्रोटीन, सीए लिंकर प्रोटीन, जो बेसिकली एक नेक्सिन नाम की प्रोटीन होती है। ठीक है, नेक्सिन प्रोटीन, याद रह जाए नाम, अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा चले। और ये जो ट्रिपलेट सेंटर में जुड़े हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स, दीज आर रेडियल स्पोक्स। तो बस इतना सा ही स्ट्रक्चर है बेटा किसका, सेंट्रियोल का। कुछ कुछ है ना, यहाँ दूर थोड़ा पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड होते हैं, हब होते हैं,
वो सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन में मदद करते हैं, सबके चारों तरफ होते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज जाननी है तो आप लिख सकते हैं। जिन्हें नहीं है याद रहने वाला वो स्किप भी करेंगे चलेगा, बस मैं बता देती हूँ कि ये होता है कुछ पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड का हब जो होता है ना, वो होता है पेरीसेंट्रियोलर हब या फ्लूइड, जिसमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। बेसिकली अपने को ये याद रखना है कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हैं, और इसके अलावा सेंटर में प्रोटीन का हब है और वो आपस में भी जुड़े हुए हैं लिंकर प्रोटीन से, सीए लिंकर प्रोटीन से, और बीच में प्रोटीन के हब से भी जुड़े हुए हैं रेडियल स्पोक्स के थ्रू। तो दिस इज अ टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, या यू कैन राइट सेंट्रोसोम एंड बेसल बॉडी। ठीक है, जो कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, हमें लिख लो बीच में, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल में से एक ही ऑप्शन दिया होगा, तो सेंट्रियोल। ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके साथ ही कंप्लीट हुआ बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम एंड बेसल बॉडी ऑल्सो। और इनका काम क्या है कि स्पिंडल एपरेटस बनाने में मदद कर रहे हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अगेन सीलिया और फ्लैजिला भी मिलके बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, इसीलिए मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ा है, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ ही खत्म किया। माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली भी इसीलिए पढ़ाई ताकि आपको डबलेट, ट्रिपलेट ये सब चीजें समझ में आ जाए। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला जो है ये बेसिकली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, इसमें जो सीलिया है ये प्रेजेंट होता है ओनली इन यूकैरियोट्स, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक है, जबकि जो फ्लैजिला है ना, वाइल फ्लैजिला कैन बी प्रेजेंट इन बोथ prokaryotes and eukaryotes, prokaryotes and eukaryotes, लेकिन but structure of flagella differs in both। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है ना, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला मैं पढ़ा चुकी हूं आपको बेटा। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला हमने क्या देखा था? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किससे मिलके बना था? याद आ गया? मेड अप ऑफ, किसको याद आया? फ्लैजिलिन प्रोटीन। याद आ गया? फ्लैजिला से फ्लैजिलिन प्रोटीन। जबकि अभी हम देखने वाले हैं और मैं बता भी चुकी आपको, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है दिस इज मेड अप ऑफ कौन सी प्रोटीन से मिलके बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगेन दिस इज अ डायरेक्ट पीवाईक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देन अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, बट सीलिया प्रोकैरियोट्स में नहीं मिल रहा है, केवल यूकैरियोट्स में मिल रहा है। सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या अंतर है। देखो सपोज मैंने एक तरफ लिख दिया सीलिया, एक तरफ लिख दिया फ्लैजिला। ये जो सीलिया होते हैं ना, ये यूजुअली कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, और ये कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज, स्मॉल इन साइज। इनका नंबर क्या होता है? नंबर कैन बी इन थाउजेंड्स, हजारों में होते हैं ये, थाउजेंड्स। और इनका नंबर वेरीज फ्रॉम सिंगल टू 8 इन नंबर। जनरली 8 से ज्यादा फ्लैजिला नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सीलिया होते हैं ना, ये दे शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दे शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। एनसीईआरटी में इसके लिए एक शब्द कहा है लाइक ओर्स। ओर्स क्या है बेटा? नाव का चप्पू। नाव कैसे चलती है? नाव में आप सब बैठे होंगे, पानी को ऐसे धकेला जाता है ना,
तो जैसे नाव का चप्पू एक डायरेक्शन में पानी को धकेल रहा है, सिमिलरली सीलिया भी सारे मिलके एक साइड में फ्लूइड को धकेलते हैं। तो सीलिया केवल सेल के मूवमेंट में रोल प्ले करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो फ्लूइड को, सेल के अराउंड जो फ्लूइड है उसको भी हटाने में मदद करते हैं। इवन एंगल्फिंग ऑफ फूड, न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेंगे। तो अलग अलग रोल हैं, ठीक है। तो जबकि ये कैसा मूवमेंट शो करता है, इट दिस शो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या इंडिपेंडेंट मूवमेंट, है ना। तो अनकोऑर्डिनेटेड या इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि दो फ्लैजिला है तो दोनों एक ही तरीके से मूव करेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये जो है दिस हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, खाना खाने में मदद करेगा, मूवमेंट ऑफ सेल, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अराउंड सेल, फ्लूइड अराउंड सेल, एंड ऑब्वियसली सेल के खुद के मूवमेंट में भी, लोकोमोशन में भी, इन सब में मदद करेगा, ठीक है। सेंसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ये दिस ओनली हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब यहां से ना एक क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे पीवाईक्यू मिलेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपसे ना पूछा होगा which of the following is locomotory structure, which of the following is locomotory structure, and ऑप्शन, दो ऑप्शन कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी दे दिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड दे दिया, और दो ऑप्शन है सीलिया और फ्लैजिला, समझना। अब आपका दिमाग क्या घूमेगा कि सीलिया से भी मूवमेंट होता है, फ्लैजिला से भी मूवमेंट होता है, तो मैं किसको टिक करूं, दोनों ही ऑप्शन सही हैं बेटा। उसमें पूछा है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट या ओनली फॉर, मतलब क्वेश्चन ना सिर्फ मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए पूछना चाह रहा है, लोकोमोशन वर्ड होगा, तो सेल के लोकोमोशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकोमोशन के लिए अकेला जो सोलिटरी फंक्शन देता है लोकोमोशन, वो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, जबकि सीलिया लोकोमोशन भी करा सकता है, लेकिन उसके अलावा न्यूट्रिशन, सेंसरी मूवमेंट, सेल का के बाहर के फ्लूइड को हटाने के लिए, खाना इकट्ठा करके लाने, अलग अलग चीजों के लिए मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो केवल लोकोमोशन के लिए नहीं है। तो वहां आपका आंसर जाएगा फ्लैजिला, क्योंकि फ्लैजिला ही वो स्ट्रक्चर है जो सोलली रिस्पॉन्सिबल है फॉर लोकोमोशन, ठीक है, वो अदर और फंक्शंस नहीं कर रहा है। अब बस इतना ही था सीलिया और फ्लैजिला में। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की। देखो मैंने आपको तीन चीजें समझाई बेटा। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में तीन मेन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी वो पोर्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ है, हुक वो पोर्शन था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो मेन फिलामेंटस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर था और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता था। तो वो तो सेम है बेटा। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, सेंट्रियोल से मिलकर बना है ना, मैं अगली स्लाइड पर मेंशन ही कर देती हूँ। तो जो बेसल बॉडी है वो तो किससे मिलकर बनी है, सेंट्रियोल से मिलकर बनी है। हुक एक इंडिपेंडेंट प्रोटीन का कनेक्टिंग लिंक हो जाता है। मेन पार्ट जो है ना फिलामेंट का वो है, सॉरी फ्लैजिला का वो है फिलामेंट, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फिलामेंट है ना, अच्छा फिलामेंट, सीलिया एंड जो फ्लैजिला दोनों ही जो स्ट्रक्चर है ना, सीलिया एंड फ्लैजिला, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझना, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज हुए हैं। एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है कि सपोज ये इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर मैंने बनाया लाइक दिस, ये अगर मैं कह रही हूं दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से ये वाला, अच्छा अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं तो आपको बहुत इजीली दोनों चीजें एक ही स्लाइड में मिल जाएंगी। सपोज मैंने ये बनाया बेटा, सपोज ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसको मैं कह रही हूं फॉर एग्जांपल, यहीं पर छोटा सा एक ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे, और ये है मेन पोर्शन जिसे मैं कह रही हूं क्या, फिलामेंट, ठीक है। इस फिलामेंट का ही क्या देखने वाले हैं, टीएस सेक्शन देखने वाले हैं, टीएस देखने वाले हैं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फिलामेंट को ही हम कह देते हैं एक्सोनीम, ठीक है। टीएस ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फिलामेंट, जिसे हम क्या कह देते हैं, एक्सोनीम, एक्सोनीम, ठीक। ये भी पूछा जाता है, पीवाईक्यू है कि एक्सोनीम क्या है। एक्सोनीम इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फिलामेंट, या फ्लैजिलम भी लिख सकते हो, फिलामेंट या फ्लैजिलम। देखो अच्छा, अगले पर ही बनाऊंगी डायग्राम क्योंकि कुछ थियोरेटिकल पॉइंट भी लिखने हैं मुझे। ये जो फ्लैजिला है ना, इस फ्लैजिला का जो कोर है, कोर ऑफ फिलामेंट है, कोर ऑफ फिलामेंट है या कोर ऑफ फ्लैजिलम है, जिसे मैं कह दे रही हूं कॉल्ड एक्सोनीम, कॉल्ड एक्सोनीम। इस एक्सोनीम के अंदर, कोर ऑफ फिलामेंट के अंदर, इट हैज 9+2 अरेंजमेंट, इट हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ किसका, ऑब्वियसली माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर बेटा, किसका है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां लिख देती हूं मैं इसको, इट हैज 9+2, 9+0 नहीं, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब व्हाट इज 9, व्हाट इज 2? 9 क्या है, पेरिफेरल डबलेट्स, 9 पेरिफेरल डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ध्यान देना, ट्रिपलेट नहीं डबलेट। सेंट्रियोल में क्या थे, ट्रिपलेट, यहां क्या है, डबलेट। तो दिस शोज 9 डबलेट्स, और ये 2 क्या है, 2 सिंगलेट्स एट सेंटर। आ गई बात समझ में बेटा? अब समझ में आया मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल का सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट क्यों समझाए। तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बने, जिनके पॉलीमराइजेशन से प्रोटोफिलामेंट बनते हैं, और एक माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने के लिए 13 प्रोटोफिलामेंट्स आर रिक्वायर्ड। और ये जो प्रोटोफिलामेंट्स है ना, ये 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक सिंगलेट बना रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट फॉर्म में भी हो सकता है, डबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रिपलेट फॉर्म में भी हो सकता है। अगर एक सिंगलेट में 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, तो एक डबलेट में कितने प्रोटोफिलामेंट हो गए, 27, ठीक है। और एक ट्रिपलेट में 13 इंटू 3 यानी कि 39 प्रोटोफिलामेंट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ड्रॉ करके देख लेते हैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। चलिए तो ड्रॉ करके देख लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसकी बात करेंगे, पहले खुद से ड्रॉ करते हैं। तो टीएस ऑफ एक्सोनीम, कोर ऑफ फ्लैजिलम, कोर ऑफ फ्लैजिलम या फिलामेंट भी लिख सकते हो। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना बेटा, ये कैसे हैं, दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट, मतलब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट रहने वाली है। और पहले हम वही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये बना दी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 9 डबलेट्स बना लेते हैं, 1 2 3, मतलब 2 ही हुए, 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा इनको पास पास कर लेती हूँ ताकि यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर रहें, और कोई बात नहीं है। 4 5 6 7 8 और ये हो गए बेटा 9, है ना। इनका गैप थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे बना लेते हैं, बस यूनिफॉर्मली दिखे, बेसिकली मेरा डायग्राम सुंदर दिखे। समझ गए बेटा? आप भी तो सुंदर सा डायग्राम बनाते हो ना नोटबुक में, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं अपने बोर्ड पर अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाने की। वहां तो मैंने डॉट डॉट्स की हेल्प ले ली थी, यहाँ डायरेक्ट बनाए, तो मैं डायरेक्ट भी बना सकती हूँ। हाँ जी, क्या कर देते हैं बच्चे, इनको मजा जोक्स अपार्ट ए और बी लेबल कर देंगे, ए बी। सेम बात ध्यान रखनी है, अगर अंदर पहले वाले को ए कर रहे हो तो ऑलवेज इधर साइड वाले को बी, ए बी ए बी, राइट, ए और बी। अब इनको लिंक कर दो, ये है क्या, डबलेट्स है ना, दीज आर
पेरिफेरल डबलेट्स, पेरिफेरल डबलेट्स मैंने बताया कितने होते हैं बेटा, बेटा 9 है ना, 9 इन नंबर, टोटल कितने हैं 9। अब इन डबलेट्स को आप कनेक्ट कर दो बिल्कुल वैसे ही, वहां था AC लिंकर, यहां हो जाएगा AB लिंकर। तो दिस इज AB, 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 राइट। तो दिस इज AB लिंकर प्रोटीन। अगेन कौन सी प्रोटीन होती है, वही सेम नेक्सिन प्रोटीन ही होती है। प्रोटीन का नाम है बेटा बस ये नेक्सिन प्रोटीन। सेंटर में इस बार प्रोटीन का हब नहीं मिलेगा, सेंटर में इस बार क्या मिलने वाला है, 9+2 अरेंजमेंट है ना, तो 2 सिंगलेट मिलेंगे, 2 सिंगलेट मिलेंगे। मैं पीछे लिख चुकी हूँ, वापस से नहीं लिख रही हूँ, ये इस टाइप के, ठीक है। तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, थोड़ा सा फाइन कर लेती हूँ पेन को, ये एक पतला सा माइक्रोट्यूब्यूल है और ये भी एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दोनों सिंगलेट्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, दीज आर टू। अब ऐसे मत समझना कि इसके अंदर एक और गोला बना दिया तो यही 2 है, 1 ये रहा 1 ये रहा, इसको भी ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। तो 2 सिंगलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इन सिंगलेट्स को भी आपस में जोड़ दो, ये भी आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनके अराउंड ना इस तरीके से प्रोटीन की शीथ मिलती है, इनके अराउंड प्रोटीन की शीथ मिलेगी लाइक दिस, ऐसे प्रोटीनेशियस शीथ मिलती है इनके अराउंड लाइक दिस, ऐसे। दिस इज प्रोटीन शीथ। और यहां ये जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये वाले, ये प्रोटीन की शीथ हो गई, और इनको जोड़ दो अब आप रेडियल स्पोक से लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ये सब जुड़ गए इधर रेडियल स्पोक्स की हेल्प से। दीज आर रेडियल स्पोक्स। अब इसके अलावा बेटा ये जो शीथ है ना, प्रोटीन की शीथ जो है, ये है डायनिन प्रोटीन, दिस इज डायनिन प्रोटीन, है ना, ये डायनिन प्रोटीन है। ये अगेन दोनों सिंगलेट्स को जोड़ रही है, वो नेक्सिन ही है। इसके अलावा यहां निकली होती हैं स्पेशल आर्म्स, एक अंदर की तरफ निकली होती है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, लाइक दिस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए। तो ये हैं आर्म्स, दिस इज आउटर आर्म, बाहर की तरफ निकली हुई है, दिस इज इनर आर्म, अंदर की तरफ निकली हुई है, और ये आर्म्स जो है ना, इनर आर्म, ये आर ऑल्सो मेड अप ऑफ, they are also made up of वही same dynein protein, and this dynein protein is very special, मैं भी बताने वाली हूँ। ये इतना समझ में आ गया। अब जरा देखो, बस ऐसे ही तुम्हें टफ नहीं लगना चाहिए बेटा, यहाँ कुछ कुछ फ्लूइड भी भरा होगा, ठीक है, यहाँ कुछ कुछ फ्लूइड भी भरा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। देखो ये जो डायनिन प्रोटीन है ना, पहले इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो, मैं यही लिख दे रही हूँ नोट करके, ताकि आपके डायग्राम के साथ ही रहे और आप उसको भूलो नहीं। अच्छा, ये कार्टव्हील जैसा नहीं दिख रहा है, गलती मत कर देना कि ये भी कार्टव्हील जैसा है, कार्टव्हील जैसा, रथ के पहिए जैसा तो कौन सा है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। दिस डायनिन प्रोटीन हैज एटीपीएज एक्टिविटी। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्यों कह रही थी कि इंपॉर्टेंट है एटीपीएज एक्टिविटी। एटीपीएज एक्टिविटी मतलब एटीपी को तोड़ने की क्षमता रखती है कौन, ये डायनिन प्रोटीन। यही डायनिन प्रोटीन जो सेंट्रल शीथ में मिल रही है, यही डायनिन प्रोटीन जो कहां मिल रही है आउटर और इनर आर्म में मिल रही है। दिस हैज एटीपीएज एक्टिविटी एंड दिस एटीपीएज ब्रेक एटीपी इनटू एडीपी एंड पीआई, जिसकी वजह से एनर्जी का लिबरेशन होगा एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द movement of cell for the locomotion, ठीक है। तो this has ATPase activity which is responsible for
लोकोमोशन ऑफ सेल which gives movement to सीलियम एंड फ्लैजिलम। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ बेटा फ्लैजिला का। क्या देखा हमने इस एक्सोनीम के स्ट्रक्चर में? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी, उसके अंदर जब हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं 9 डबलेट्स पेरीफेरी पर अरेंज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट्स पेरीफेरी पर अरेंज है। और 2 सिंगलेट सेंटर में। 9 डबलेट्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, 2 सिंगलेट्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। उन सिंगलेट्स के अराउंड प्रोटीन का हब है, और उस प्रोटीन के हब से जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो रेडियल स्पोक्स की थ्रू जुड़े हुए हैं। इतना स्ट्रक्चर तो काफी हद तक कॉमन है किसके साथ? सेंट्रियोल के साथ। इसमें अलग से क्या दिखाई दिया? ये आर्म्स दिखाई दी, जो मैंने कुछ इनर और कुछ आउटर आर्म्स बनाई हैं, जो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी है? डायलिन प्रोटीन से, जिसके पास एटीपीएज एक्टिविटी है, और उसकी वजह से एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, एंड उस एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे क्या हो रहा है बच्चे? उससे अ मूवमेंट ऑफ द सेल हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला भी कंप्लीट हुआ। ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ डायग्राम है। ये नॉर्मल देखो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ किया, हमने डबलेट्स ड्रॉ किए, हमने इंटर डबलेट ब्रिज भी बनाया, हमने सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बनाए, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड सेंट्रल शीथ बनाई, हमने रेडियल स्पोक्स भी बनाए। ये दिखाई दे रखी है इसमें आर्म्स, है ना? ये है आउटर आर्म और ये है इनर आर्म। दिस इज इनर आर्म। और ये जो सेंट्रल शीथ और ये जो आर्म्स है ना, बस यही मिलके बनी है किससे? डायनिन प्रोटीन से, जिसके पास कौन सी एक्टिविटी है बेटा? विच हैज एटीपीएस एक्टिविटी, विच हैज एटीपीएस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम, जो काफी कुछ समझा रहा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिलम के बारे में। डन। तो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और प्लीज जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको सारे वीडियोस कंटिन्यूअसली ऑन टाइम मिलते रहें। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।